नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार गिरी स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर का 7वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड। अगर हमें कोई ऑर्चर्ड लगाना है, कोई हम फल का बगीचा अगर लगा रहे हैं तो उस ऑर्चर्ड को लगाने के लिए किस तरीके की प्लानिंग करनी पड़ती है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम प्लांट को ऑर्चर्ड में लगाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नीड लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपर्टीज। ऑर्चर्ड जो होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अगर हमने केला लगा दिया तो लगभग 40 साल तक उस खेत में केवल केला ही अगर हमने आम लगा दिया तो लगभग 40 साल 50 साल तक उस खेत में केवल और केवल आम ही लगा रहेगा। अगर हमने आंवला लगा दिया तो वो भी एक लंबे समय तक लगभग 30 से 35 साल तक आंवला उस खेत में लगा रहेगा। तो पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ट्रांसप्लांटिंग कर दी बढ़िया कायदे से, तो उसके बाद हमें केवल बीच बीच में इरिगेशन देना है, और कोई रोग वोग लग गया तो उसका मैनेजमेंट करना है, सिंचाई उचाई करते रहना है, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट भी देना है। हमें बार बार जैसे हम गेहूं धान लगाते हैं हर साल हमें ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला बात तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इसको करने के लिए लॉन्ग टर्म क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, तो अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो आगे चल के बहुत नुकसान होगा। जैसे मान लो हमने प्लांटिंग के समय आंवले को ठीक से देखा नहीं, उसमें कोई डिजीज लगी थी, कोई उसमें वायरल इन्फेक्शन था। अब पता चला जब वो पौधा बड़ा हुआ तो हमने देखा कि इसमें तो रोग लगा है। फिर क्या होगा? एक तो 5-6 साल बाद पता चलेगा कि इसमें कोई रोग लगा है कि नहीं लगा है। ठीक, तो 5-6 साल हमारा नुकसान हुआ। ये इस तरीके से जो 5-6 साल पौधा बढ़ा था हमको उसको काट के निकालना पड़ेगा। तो एक तो हमारा ये घाटा हो गया। ऊपर से हम जब दोबारा लगाएंगे तो हमारा फिर से और कैपिटल भी लगेगी, और मनी हमें लगाना और रुपए लगाने पड़ेंगे उसको लगाने के लिए। ठीक, तो पहली बात तो ये। और व्हाइल प्लांटिंग एंड planting a new orchard, one should give utmost attention and care to various aspects like selection of location and site, nature of soil and subsoil, planning of suitable kind and varieties of fruit, proper planning distance and purchasing of plant from reliable नर्सरीज। ये कह रहा है कि प्लानिंग करने के लिए हमें बहुत ढेर सारी चीजों को देखना पड़ता है। जैसे हम कोई नया ऑर्चर्ड लगा रहे हैं तो हमें बहुत ढेर सारी चीजों को, ढेर सारे पैरामीटर पर हमें देखना पड़ता है कि ऐसे ऐसे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन ऑफ लोकेशन देखना चाहिए कि हाँ, जहाँ हम उगा रहे हैं वहाँ इस चीज की डिमांड है कि नहीं है। अगर हम यहाँ उगा रहे हैं तो यहाँ से हम मार्केटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको उगाना इकोनॉमिक है, हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, क्या हमें उससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसकी साइट सिलेक्शन, लोकेशन और साइट कैसी है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। फिर सॉइल का नेचर कैसा है, इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है। सॉइल का नेचर का मतलब न्यूट्रिटिव है, एसिडिक है, सैलाइन है, सोडिक है, किस तरह की सॉइल है। ठीक, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लोम सॉइल है, किस तरीके की सॉइल का पूरा नेचर देखते हैं। फिर सॉइल, क्योंकि ऊपर की जो 9-10 इंच की मिट्टी होती है और क्रॉप के लिए तो 9-10 इंच ही ऊपर की मिट्टी ही काम में लगती है, लेकिन अगर हम ऑर्चर्ड लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें पूरे 1 मीटर तक के नीचे की मिट्टी को हमें जानना पड़ता है। यानी कि ऊपर का सॉइल भी, यहाँ तक का ऊपर का ये सॉइल भी, और नीचे का ये जो इतना बड़ा पार्ट है ये सब सॉइल भी, तो सब सॉइल का भी नेचर हमें देखना पड़ता है। जैसे मान लो हमने स्टार्टिंग में बनाना लगाया, आम लगा लिया। आम का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आम लॉन्ग टर्म की फसल है, केले को हम नहीं ले सकते, उस तरीके के समझाने में थोड़ा आसान नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने लगाया तो मान लो ये मिट्टी है, यहाँ पे मैंने लगाया तो स्टार्टिंग में यहाँ तक था, जड़ का जाका माका यहाँ तक फैला हुआ था। अब धीरे धीरे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे इसकी जड़ नीचे क्यों आएगी। फिर बीच में हमें पता चला यहाँ पर नीचे तो एक पत्थर है, बहुत बड़ी सी चट्टान पड़ी है, तो चट्टान के नीचे जड़ जाएगी नहीं, तो पौधा विकास ही नहीं कर पाएगा, सही से ग्रोथ कर नहीं पाएगा, तो हमारे लिए घाटा होगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए सॉइल भी कैसी है और सब सॉइल कैसी है, ये दोनों हमें देखना पड़ता है। मान लो नीचे अभी पॉलीथीन का ढेर सारा अंबार पड़ा हो, ऊपर तो अच्छी मिट्टी, नीचे पॉलीथीन ही पॉलीथीन, तब भी हमारी जड़ ग्रोथ नहीं करेगी। समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें हमें पूरा देखना पड़ता है।
अब प्लानिंग ऑफ सुटेबल काइंड एंड वैरायटी, अब हमें यह भी देखना है कि कौन सी हम क्रॉप लगाएं, हम बनाना लगाएं, मैंगो लगाएं, पपाया लगाएं, समझ पा रहे हो, या आंवला लगाएं, किन्नू, क्या कौन सी क्रॉप लगाएं, और उस क्रॉप की कौन सी वैरायटी लगाएं। जैसे मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक, सेलेक्ट कर लिया कि हमने आम लगाना है, तो आम में हम कौन सा आम लगाएं, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, दशहरी, सिंधु, अल्फांसो, कौन सी वैरायटी लगाएं, ये भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर प्लांटिंग डिस्टेंस, अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो कौन से मेथड की प्लांटिंग करें, स्क्वायर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, कोनिक्विक सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक, ये कौन सा सिस्टम लगाएं प्लांटिंग के लिए। प्लांटिंग करते समय प्लांट टू प्लांट और रो टू रो कितनी डिस्टेंस रखें, मतलब पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें, ये भी हमें देखना पड़ता है। हम क्रॉप को जो खरीद रहे हैं, प्लांटिंग मटेरियल को, जैसे आम की पौध खरीद रहे हैं, तो हमें एक रिलायबल नर्सरी से खरीदनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वो नर्सरी से आम्रपाली कह के दे दे दूसरी वैरायटी, कह दे कि ये आम्रपाली है, हम लेके आए यहाँ दशहरी निकल जाए, तो ये घाटा किसका होगा, हमारा ही घाटा होगा। इसीलिए रिलायबल नर्सरी से मिले कि 100% हमें शुद्ध क्वालिटी मिले पौधे की, वो उसमें डिजीज न लगा हो। अगर हम आम्रपाली लेने जाए तो हमें आम्रपाली की वैरायटी ही मिले। ये सब चीजें हमें देखना पड़ता है एक ऑर्चर्ड लगाने के लिए। अब आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ लैंड। फिर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लैंड। द लैंड शुड बी क्लीन प्रॉपरली फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ मैन एंड मशीनरी। लैंड जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे हम उसके अंदर चल फिर सकें, हम चल फिर के देख सकें उसको कि हाँ कहीं रोग वोग कहीं लगा है, कहीं किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है पौधे को। और उसमें अगर हमें इंटरनल कल्चरल कोई ऑपरेशन करना है, जैसे मान लो हमें स्प्रेइंग करनी है या हमें सिंचाई करनी है, निकाई गुड़ाई करनी है, तो उसमें अंदर ट्रैक्टर मशीनरी वगैरह ये सब चल पाए। ऑल द ट्री, जितने भी पौधे हैं, बुशेस एंड क्रीपर शुड बी रिमूव। अगर हमें आम लगाया है, आम के बीच में कोई दूसरा पौधा जम गया या कोई दूसरी झाड़ी जम गई या बहुत सारी लताएं जम जाती हैं, बौर और सब जम जाते हैं, तो इन सबको प्रॉपरली रिमूव करना चाहिए टाइम टू टाइम। द सॉइल ऑफ द एरिया डिजाइन फॉर ग्रोइंग फ्रूट क्रॉप नीड थ्रो प्रिपरेशन। हमें सॉइल का एरिया डिजाइन करना चाहिए फ्रूट ग्रो करने के लिए, ठीक, इसको प्रिपरेशन के हिसाब से। जैसे हमें अगर आम का पौधा लगाना है तो हमें पहले मिट्टी को कायदे से तैयार करना पड़ता है, बहुत गहरी जुताई करनी पड़ती है। अगर खेत बराबर नहीं है, लेवल्ड सॉइल नहीं है, जो लैंड हमारी लेवल्ड नहीं है, तो उसको हमें पहले लेवल करना चाहिए, ठीक। बाकी फिर सॉइल सैंपलिंग, सॉइल टेस्टिंग ये सब करा लेनी चाहिए, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ इसमें ये फसल लग जाएगी। फिर ए वर्जिन लैंड रिक्वायर ए डीप प्लगिंग एंड हैरोइंग। वर्जिन लैंड मतलब बहुत दिनों से पड़ी हुई सॉइल है, जिसमें बहुत दिनों से कोई खेती नहीं की गई है, बहुत ढेर सारी झाड़ियां जमी हैं, बहुत घास जमी है, एकदम 25-30 साल से आज तक कभी उस पर खेती नहीं की गई है। तो उस सॉइल में हमें डीप प्लगिंग करनी चाहिए, यानी कि गहरी जुताई, और हैरोइंग करनी चाहिए, कायदे से हैरोइंग करके उसमें से जितने भी खरपतवार हैं ये सबको कायदे से नष्ट करना चाहिए। उसमें अगर इंसेक्ट पेस्ट हो मिट्टी के अंदर तो उसको भी प्रॉपरली हटाना चाहिए। द लैंड शुड बी रिपीटेडली प्लग्ड एंड प्लाउड एंड ब्रिंग द सॉइल टू इन फाइन टिल्थ। उसको बार बार कायदे से खेत की जुताई करके, जैसे स्टार्टिंग में जुताई करेंगे तो बहुत बड़े बड़े से उसमें ढेले निकल जाएंगे, तो इसको प्रॉपर बार बार जुताई करके, बार बार हिंगाई करके, धीरे धीरे करके, पलेवा पाटा मार मार के धीरे धीरे उसको फाइन टिल्थ तक लाना चाहिए, ऑप्टिमम टिल्थ की हाँ अब हम इस क्रॉप को इसमें लगा सकते हैं और क्रॉप इसमें ग्रो कर जाएगी, उस स्टेज तक लैंड को लाना पड़ता है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ लैंड। उसके बाद लेआउट एंड प्लान। अब हमें प्लांटिंग करनी है तो कौन से टाइप से करनी है, कौन सा लेआउट हम तैयार करके इसकी प्लांटिंग कर रहे हैं, तो हमें लेआउट भी बनाना पड़ता है कि उसमें पूरी नर्सरी भी हो, उसमें लेबर भी हो, मशीनरी हम कहाँ रखेंगे ये हो, पौधा कहाँ लगाएंगे, कहाँ इरिगेशन चैनल होगा, ये सब चीज़ें, कहाँ पे मेन बाउंड्री है, मेन बाउंड्री पे हम फलों की रक्षा करने के लिए किस तरीके की हम बाड़ लगा रहे हैं, ये सब चीज़ हमें फिर देखना पड़ता है। अब द मेकिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द प्लांट इन द फील्ड इज रिफर्ड एज लेआउट। जब हम पौधा लगाने से पहले जो हम
पेपर पे या दिमाग में जो बनाते हैं कि यहाँ यहाँ हम लगाएंगे पौधे को, यहाँ पर हम पौधा लगाएंगे, यहाँ पर हम नाली बनाएंगे, यहाँ पर हम नर्सरी लगाएंगे, यहाँ पर हम लेबर के रखेंगे, यहाँ पर हम मशीनरी रखेंगे। तो ये सब जो दिमाग में या कागज पे हम पहले बनाते हैं उसी को हम लेआउट कहते हैं। द लेआउट प्लान ऑफ द ऑर्चर्ड शुड बी prepared carefully, preferably in consultation with horticulture expert। जब हम कभी ऐसा ऑर्चर्ड बना रहे हों तो हमें बहुत केयरफुली बनाना चाहिए, बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, नहीं तो पता चले बाद में कोई दिक्कत हो जाए। जैसे मान लो अभी हमने लगा दिया आम, अब बीच में ट्रैक्टर चलने की जगह नहीं है उसमें, तो हम बाद में उसमें अगर निकाई गुड़ाई कायदे से करनी हो तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हमें ये सब चीज़ पहले ध्यान देना चाहिए। किसी हार्टिकल्चरल एक्सपर्ट को, कोई एक्सपर्ट आदमी हो, उससे हमें थोड़ी सी राय मशवरा ले लेना चाहिए। द ऑर्चर्ड लेआउट प्लान इंक्लूड द सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, प्रोविजन ऑफ ऑर्चर्ड पाथ, रोड, वाटर चैनल एंड फार्म बिल्डिंग। जो फार्म की बिल्डिंग है जिसमें हम लेबर रखेंगे, अपनी मशीनरी रखेंगे, घर बनाना पड़ेगा, वाटर चैनल बनाना पड़ेगा प्रॉपर सिंचाई के लिए, उसके अंदर बीच बीच में सड़क बनानी पड़ेगी, रोड बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो बहुत बड़ा अगर बगीचा है तो उसमें रोड बनाना पड़ेगा, ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक जो भी हमें अगर फल को लोड करने के लिए अंदर ऑर्चर्ड में जा पाए, ये सब चीज हमें बनाना पड़ेगा। एक प्रॉपर ऑर्चर्ड का पाथ भी बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग चल पाए, छोटी छोटी मशीनरियां हम लेके जा पाए। ये सब चीज हमें प्रॉपर लेआउट में तैयार कर लेना चाहिए वो ऑर्चर्ड में। द स्केच ऑफ द proposed orchard should be prepared before the actual planning is taken up। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कागज पे इसका स्केच बनवाना चाहिए। स्केच बना के हमें तैयार कर लेना चाहिए, जो भी उसमें करेक्शन करना हो सब हमें स्केच पे कर लेना चाहिए। फिर एक फाइनल लेआउट तैयार कर लेना चाहिए कागज पर, और उसके बाद तब हमें मेन फील्ड में एक्चुअल प्लानिंग करनी चाहिए कि अब हम इस तरीके से पूरा ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश करेंगे। अब मेथड ऑफ लेआउट, अब जब हम लेआउट जो बना रहे हैं उसके भी कौन कौन से मेथड हैं इसके बारे में हम सब पढ़ते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। फॉर लेइंग आउट एन ऑर्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्क्वायर सिस्टम, ए बेस लाइन ऑफ फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एंड पोजीशन ऑफ द ट्री इज मेड अलोंग दिस लाइन बाय लेइंग वुडन स्टैक्स इन द ground। Another base line at right angle to the first base line is then marked along with the another edge of the field with the help of a carpenter square or a cross stalk। लेआउट बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि पहले किनारे किनारे पर हमें देख लेना चाहिए। जैसे मान लो ये पूरी फील्ड है, ये पूरी फील्ड है, इस फील्ड को पहले हमें नाप लेना चाहिए कि हमें स्पेसिंग कितनी रखी है, इधर की लंबाई नाप लो, इधर की लंबाई। अब क्या कह रहा है, इस कोने पर और इस कोने पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ दो। अब खूंटा गाड़ के फिर रस्सी लगा दो। अब हमें इससे पता चल गया इधर से लाइन कैसी है। फिर इसी लाइन पर इस लाइन को ऐसे मार्क कर दो, ठीक, ऐसे ऐसे मार्क कर दो फावड़े से। अब उसके बाद फिर इधर भी एक खूंटा गाड़ो, इधर भी मार्क कर दो। अब हमें बीच में नापना है तो बीच में हमने नाप लिया और नाप के फिर यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे ऐसे कर दिया। अब इस टाइप से इसमें लेआउट बनके तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर हर क्रॉस पर पौधे लगाने हैं, तो यही कह रहा है कि हमें पहले ये सब चीजें बना लेनी चाहिए। उसके बाद मेथड ऑफ लेआउट, कौन कौन से मेथड हैं। द राइट एंगल कैन आल्सो बी ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग ट्रैप। ट्रैप की मदद से हम राइट एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। वन एंड ऑफ this tape is fixed and 3 meter distance from the center along the first line, and the sharp of then scratched along the second phase line of the distance of the 4 meter. The diagonal distance between these 2 points should be 5 meter. The wooden stake are put in the ground at the desired distance along the second line. All the 4 rows are thus established and staked. 3 men on putting the peg of the field and another correcting alignment with moving along with the base line can easily take the whole field। कह रहा है कि जैसे अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कैसे करना पड़ रहा है। 2 आदमियों को लगा दो अगल बगल दोनों तरफ, रस्सी पकड़े रहे ऐसे,
और एक आदमी ऐसे मार्क करता रहे जोड़ जोड़ के कि हाँ 3 मीटर ये हो गया, 3 मीटर ये हो गया, 3 मतलब जितने मीटर पे हमें पौधे को लगाना है ऐसे ऐसे मार्क कर दो। फिर मार्क करने के बाद वहां गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद के फिर वहां प्लांटिंग की जाती है। अब गड्ढा खोदने में भी बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं, एक स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीका है, वो भी हम आगे बताएंगे। द मेकिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द प्लांट इन द फील्ड कार्ड लेआउट, ये याद कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है कि लेआउट क्या होता है, तो लेआउट का ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। अब एक प्रॉपर लेआउट बनाने का और ऑर्चर्ड बनाने का क्या एम होता है, मतलब इससे हमें क्या फायदा होता है, उसको हम जानते हैं। टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस टू प्लांट, हर प्लांट को एक एडिक्वेट स्पेस मतलब प्रॉपर सभी प्लांट को प्रॉपर स्पेस मिल जाए। टू एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ प्लांट, ज्यादा से ज्यादा हम प्लांट लगा सकें कम से कम फील्ड में। इजी इंटरकल्चरल ऑपरेशन, उसके बीच में जो हमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना है जिसे निकाई गुड़ाई तुड़ाई ये सब जो करना है वो आसानी से हो पाए। प्लांटिंग सिस्टम एक हम कायदे से डेवलप कर पाएंगे, कौन सा प्लांटिंग सिस्टम हम इसमें लगाएंगे वो भी कायदे से डेवलप हो पाए। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ प्लांटिंग जनरली फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन टू इम्प्रूव एस्थेटिक व्यू ऑफ द लैंड, एस्थेटिक व्यू को इम्प्रूव करने के लिए और एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट प्रकार के प्लांटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। ठीक, अब कौन कौन से सिस्टम यूज किए जाते हैं, उसमें से सबसे पहला है स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कि इसमें प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है। ये वाली दूरी रो टू रो और ये वाली दूरी प्लांट टू प्लांट ये दोनों सेम होती है। चार प्लांट को हम मिला के ऐसे 2 रो के 4 प्लांट को हम मिला के इसे 2 रो के 4 प्लांट को मिलाकर हम एक स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें देखो ये क्या होता है स्क्वायर सिस्टम, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड एंड इजी टू ले आउट इन द फील्ड, ये सबसे कॉमन मेथड है प्लांट लगाने का कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी सेम कर दो और रो टू रो डिस्टेंस भी सेम कर दो, और सबसे कॉमन मेथड भी है और इजी भी है, लेआउट बनाना बड़ा आसान सा है। इन दिस मेथड, इस मेथड में प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस इज द सेम, ये बहुत की पॉइंट है, ये याद कर लेना, प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस सेम होता है। द प्लांट are at the right angle to each other every unit of 4 plant forming square, ये कह रहा है जितने भी पौधे होते हैं ये एक दूसरे से राइट एंगल बनाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ एक ये पौधा है, यहाँ से ये राइट एंगल, ये चारों तरफ ये राइट एंगल बनाएगा, फिर यहाँ एक पौधा, यहाँ एक पौधा, यहाँ एक पौधा, यहाँ एक पौधा, इस टाइप से ऐसे पौधे लगे होते हैं। अब किसी भी पौधे को देख लो हर जगह से वो राइट एंगल बना रहा है, और किसी 4 पौधे को अगर हम मिला लेंगे तो ये 4 पौधे मिलके क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। दिस सिस्टम फैसिलिटेट द इंटरकल्चरल इन 2 डायरेक्शन आफ्टर द ऑर्चर्ड इज प्लांटेड, इसमें जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है उसको दोनों दिशाओं में कर सकते हो, क्योंकि इधर रो टू रो डिस्टेंस भी सेम है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी सेम है, तो चाहे ट्रैक्टर को ऐसे ऐसे में चलवाओ चाहे ट्रैक्टर को ऐसे ऐसे में चलवाओ, बीच में दोनों तरफ से ट्रैक्टर चल सकता है। लेकिन अगर मान लो हम अभी इसके बीच की दूरी कम कर दें, ये तो हो गया प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ये हो गया रो टू रो डिस्टेंस, अब ऐसे हो गया, अब इस बीच में ट्रैक्टर तो चल नहीं पाएगा क्योंकि जगह कम है, हमें ट्रैक्टर को इधर इधर चलाना पड़ेगा, केवल एक डिस्टेंस में चला सकते हैं, समझ गए। तो ये भी एक फायदा होता है। इसका एडवांटेज क्या है, मोस्ट इजिली एंड पॉपुलर है, ये सबसे स्क्वायर सिस्टम जो है ये सबसे इजी है और पॉपुलर है। इन दिस रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम रहते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यानी कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी दोनों एक बराबर होती है। प्लांट आर एग्जैक्टली एट राइट एंगल ईच अदर, सभी पौधे एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इंटरकल्चरल ऑपरेशन कैन बी डन इन बोथ डायरेक्शन, इंटरकल्चरल ऑपरेशन दोनों तरफ से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे में भी और ऐसे ऐसे में भी, जैसे मैंने पहले बताया। एडिक्वेट स्पेस फॉर इंटरकल्चरल एंड रेम्यूनरेटिव क्रॉप लाइक वेजिटेबल, एडिक्वेट स्पेस भी मिल जाता है हमें, बीच में कोई अगर क्रॉप ग्रो करना है या इंटरकल्चरल कोई ऑपरेशन करना है। इंटरकल्टिवेशन भी हम कायदे से कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने आम लगा दिया, अब आम 4-5 साल तो फल देगा नहीं और छोटा भी रहेगा, तो उसके बीच में हम गेहूं और धान की क्रॉप ले सकते हैं आसानी से, तो ये सब करना आसान होता है। अब रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या होता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कम होती है, लेकिन जो रो टू रो डिस्टेंस होती है ज्यादा होती है। ये एक आयताकार आकृति बनाते हैं, 4 पौधे मिलकर ऐसे एक आयत बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं।
समझ गए। तो ये रेक्टेंगल सिस्टम हो गया प्लांटिंग का। इन दिस सिस्टम द प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल इंस्टेड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जगह पे हम ट्रायंगल के तरह से इसको डिवाइड करते हैं। द ट्री आर प्लांटेड एट द फोर कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल इज स्ट्रेंथ रो running at right angle like square system. This system also facilitate the intercultural in two direction. इसमें भी दो डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। The only difference is that in the system more plant can be accommodated in the row, keep more space between the row. ये कह रहा है कि रो टू रो जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है। ये जो रो है, दो लाइन के बीच की दूरी है, ये ज्यादा रहती है, और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है ये कम रहती है। आयत बनाते हैं, और वो कैसा बनाता था, वर्ग बनाता था। तो दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है। इसमें भी दोनों तरफ से हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज देखो रेक्टेंगुलर सिस्टम का, लेआउट इन रेक्टेंगुलर शेप, इसका जो लेआउट होता है रेक्टेंगुलर यानी आयताकार होता है। मोर स्पेस बिटवीन रो टू रो, रो टू रो इसमें ज्यादा स्पेस मिल जाता है। इंटरकल्चरल ऑपरेशन कैन बी डन इन बोथ वे, दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए। अगर हम स्पेसिंग ज्यादा है पौधे के बीच की, रो टू रो प्लांट टू प्लांट, तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी आसानी से हम कर सकते हैं। प्लांट गेट प्रॉपर स्पेस एंड सनलाइट, प्लांट को प्रॉपर स्पेस मिलता है, प्रॉपर सनलाइट भी मिलती है। अब आ गया हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम ऐसे होता है, ये 6 कोण का होता है, समझ गए, ऐसे, और बीच में एक पौधा यहाँ, ये हेक्सागोनल सिस्टम है। इस प्रकार का लेआउट बनता है। ये पौधा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, 6 ये हो गए, एक बीच में ये 7 पौधे लगते हैं। समझ गए। तो ये हेक्सागोनल सिस्टम हो गया। इन हेक्सागोनल सिस्टम द ट्री आर प्लांटेड इन द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 ट्री फ्रॉम द हेक्सागोन विथ अनदर ट्री एट इट्स सेंटर, मतलब 6 ठो किनारे किनारे पे होते हैं और एक ठो बीच में होता है। यही जो मैंने बताया, देखो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, एक बीच में हो गया, एक सेंटर में हो गया। दिस सिस्टम थ्रो a little difficult to execute but accommodate 50% more plant. इसका लेआउट बनाना थोड़ा कठिन होता है, प्लांट को लगाना थोड़ा कठिन होता है, बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन इसमें 15% ज्यादा पौधे लग जाते हैं स्क्वायर सिस्टम की तुलना में। अगर 1 हेक्टेयर में 100 पौधे लग रहे हैं स्क्वायर सिस्टम के थ्रू, तो अगर हम हेक्सागोनल सिस्टम लगाएंगे तो 115 पौधे लग जाएंगे एक ही हेक्टेयर में। समझ गए। Cultivation of land between the tree row is possible in 3 direction with this system. इस सिस्टम में हम 3 डायरेक्शन में इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि निकाई गुड़ाई जुताई हम 3 डायरेक्शन, समझ गए। एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 डायरेक्शन में हम जुताई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पौधे लगे हैं और बीच में हम इसमें ये देखो 1 2 3 4 5, ये 6 पौधे लगे हैं बीच में ये। अब हम इसके बीच में हम कर सकते हैं, एक तो इधर से कर सकते हैं, एक इधर से करते हैं, 2 इधर से कर सकते हैं, 3, ये 3 डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। देखो ये 3 डायरेक्शन में है, एक तो ये डायरेक्शन होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, इस डायरेक्शन में हम 3 डायरेक्शन में इसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक। दिस सिस्टम इज जनरली फॉलोड वेयर लैंड इज कॉस्टली एंड वेरी फर्टाइल विथ एम्पल प्रोविजन ऑफ इरिगेशन वाटर। ये इस प्रकार का जो हेक्सागोनल सिस्टम का ट्रांसप्लांटिंग मेथड है, ये अधिकतर उस जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे खेत ज्यादा महंगे होते हैं, भूमि जो होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है, इरिगेशन की फैसिलिटी बराबर उपलब्ध होती है, यानी कि अच्छी खासी सॉइल में हम इस टाइप का सिस्टम लगाते हैं, क्योंकि अगर पौधे ज्यादा रहेंगे तो न्यूट्रिएंट भी तो ज्यादा लेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो 15% ज्यादा प्लांट लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको प्रॉपरली याद कर लेना। प्लांट्स आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर लगाए जाते हैं, ये कोने कोने पर, यही मैंने कहा। ठीक। 6 ट्री आर प्लांटेड मेकिंग ए हेक्सागोन। 6 पौधे लगाते हैं किनारे किनारे पे, वो हेक्सागोन यानी षटकोण बनाते हैं, और 7वां पौधा उसके सेंटर में लगा देते हैं। ठीक। दिस रिक्वायर फर्टाइल लैंड। लेकिन ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम फर्टाइल लैंड में जो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हो उसी में हम कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? लेआउट इज डिफिकल्ट एंड कम्बरसम।
इसका जो लेआउट होता है वो बहुत डिफिकल्ट और कम्बर्जम होता है, यानी कि इसका लेआउट बनाने में, इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशन करने में काफी कठिनाई आती है। अगला है क्यूनिकोएक्स सिस्टम। क्यूनिकोएक्स सिस्टम भी सेम टू सेम स्क्वायर सिस्टम की तरीके की होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। इसको हम पूरक विधि भी कहते हैं। ठीक, दिस सिस्टम इज एग्जैक्टली लाइक द स्क्वायर सिस्टम। ठीक, एकदम स्क्वायर सिस्टम जैसा होता है। बट वन एडिशनल प्लांट इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ ईच स्क्वायर। बस केवल यही अंतर होता है कि इसमें जो एक बीच में लगा देते हैं। स्क्वायर सिस्टम में केवल यही 4 रहते हैं, क्यूनिकोएक्स सिस्टम में एक बीच में लगा देते हैं। ठीक, तो एक क्यूनिकोएक्स सिस्टम बन जाता है। अब इसमें जो बीच में पौधा लगाते हैं वो भी कुछ अलग होता है, इसीलिए इसको स्क्वायर कहते हैं। द नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़ बाय दिस मेथड इज ऑलमोस्ट डबल देन द स्क्वायर सिस्टम। ऑलमोस्ट ये लगभग डबल हो जाता है, स्क्वायर सिस्टम से लगभग डबल हो जाता है। अब आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, सर जी यहाँ 4 पौधे के बीच में केवल एक ही पौधा लगा है तो डबल कैसे हो गया? लेकिन ध्यान से देखो, हमने ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, समझ में आ रहा? अब हर पौधे के बीच में हमने लगा दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 पौधे लग गए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी 6 ही हैं। 7 8 9, ये 9 है और ये भी 9 है। समझ पा रहे हो? इस टाइप से अगर हम बहुत ब्रॉड में देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, लगभग ये डबल हो जाता है। अब फ्रूट ट्री लाइक पपाया, किन्नो, फाल्सा, गुआवा, पीच, प्लम एटसेट्रा कैन बी प्लांटेड। इस टाइप से हम इन पौधों को लगा सकते हैं। कैन बी प्लांटेड एज फिलर इन द परमानेंट ट्री। इसमें क्या होता है कि बीच बीच में हम इन सब क्रॉप को लगा सकते हैं, बीच में परमानेंट ट्री के बीच में। जैसे अभी एग्जांपल के मान लो हमने ये 4 पौधे स्क्वायर सिस्टम में लगा दिए, उसके मैंगो के 4 पौधे ये मैंगो के हो गए। अब जब तक ये मैंगो बड़ा नहीं हो जाता, रिप्रोडक्शन स्टेज में पहुंच नहीं जाता, तब तक हम इसमें पपाया लगा सकते हैं बीच में। यहाँ पे एक पपाया लगा दो, बनाना लगा दो, क्योंकि 1.5 साल 1 साल 1.5 साल में ये खत्म हो जाते हैं, तो ये तो एक फायदा हो गया। ठीक, अब इसको लगा के हम एडिशनल इनकम भी कमा सकते हैं। जब ये पौधे चारों बड़े हो जाएंगे फिर हम इसको लगाना बंद कर देंगे, लेकिन जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक इसको लगा के हम एडिशनल इनकम तो पा सकते हैं। ठीक, इनकम टू द ग्रोवर इन द अर्ली लाइफ ऑफ द ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड के स्टार्टिंग में हम ऐसा कर सकते हैं। द फिलर ट्री आर अपरूटेड व्हेन द मेन ऑर्चर्ड ट्री स्टार्ट कमर्शियल फ्रूटिंग। जब ये आम में फलत होने लगेगी कि ये अपना कॉमर्शियल फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो बीच में जो हम पौधे लगा रहे होते हैं इसको हम अप्रूट कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। अब ये कंटूर सिस्टम, कंटूर सिस्टम यानी कि सीढ़ी नुमा खेती, ये भी खेती होती है कहाँ पर? हिली एरिया में। इसका जो लेआउट होता है इस टाइप से होता है, ऐसे। ये हो गया लेआउट। इसमें यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? पौधे को लगा दिया, तो ये कंटूर सिस्टम हो गया। और ये बनाते कैसे हैं जानते हो? इसको बनाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। पहले ऐसे मिट्टी रहती है, पहाड़ों पे मिट्टी ऐसे रहती है ढालू, तो इस ढालू मिट्टी को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम बराबर करते जाते हैं। इसी टाइप से हम थोड़ा थोड़ा बराबर करते रहेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बराबर कर देंगे। और फिर ये जो थोड़ी सी बराबर जमीन है इसी पे हमने क्या किया, प्लांट को लगा दिया। तो ये होता है कंटूर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन द हिली एरियाज। ये सिस्टम हिली एरिया में मेनली फॉलो किया जाता है, विथ हाई स्लोप, जहां पर स्लोप ज्यादा हो। बट इट इज वेरी मच सिमिलर टू ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सिस्टम। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सिस्टम की तरह ही होता है, बस इसमें केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि इसमें जो प्लांट की हाइट होती है और भूमि जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, समझ गए? ऐसे होती है, ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। बाकी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस वो ऐसे ही होता है। और ये भी जरूरी नहीं, मिट्टी के हिसाब से हम वहाँ ट्रांसप्लांटिंग लगा लेते हैं। अब अंडर सच सर्कमस्टेंस द ट्री मे बी वेल प्लांटेड इन लाइन, फॉलोड द कंट्रोल ऑफ द सॉइल विथ ओनली ए स्लाइट स्लोप। एक हल्का सा स्लोप देके हम बीच में पौधे को लगा देते हैं। इरिगेशन एंड कल्टीवेशन आर देन प्रैक्टिस्ड ओनली अक्रॉस द स्लोप ऑफ द लैंड एंड दिस प्रैक्टिस रिड्यूस द चांस ऑफ सॉइल इरोजन। इसमें क्या करते हैं इसमें ध्यान से देखो कि करते क्या है।
जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ पर एक पौधा है, थोड़ा बड़ा करके बताया इसलिए। अब इसमें इधर इधर निकाई गुड़ाई कर लेंगे, इधर इधर निकाई गुड़ाई कर लेंगे। ये जो बीच वाला ये कोना है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मेड़ बनाए रहते हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिससे सॉइल इरोजन कम से कम हो। समझ गए? तो इस तरीके से हम इसको बचा कर रखते हैं। ओनली अक्रॉस द स्लोप एंड लैंड प्रैक्टिस रिड्यूस द चांस ऑफ सॉइल इरोजन। इन दिस सिस्टम लेआउट इज डन एट इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सिस्टम हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन कंटूर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर नीचे होता है। फर्स्ट बाय स्टेबलिंग द बेस लाइन, सबसे पहले हम बेस लाइन लगाते हैं, कि सबसे नीचे वाली लाइन, एट द लोवेस्ट लेवल, सबसे नीचे वाले, एंड द मेकिंग फॉर द ट्री शुड बी डन फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉप, बेस टू द टॉप। सबसे नीचे पहले यहाँ लगाए, पहले यहाँ लगाए, फिर यहाँ, ऐसे धीरे धीरे हम स्लोप करते गए, स्लोप में और लगाते गए। बेंच टेरेस आर यूज वेयर द स्लोप ग्रेटर देन 10%। अगर 10% से ज्यादा, 10% से अगर ज्यादा स्लोप है तो हम क्या करेंगे? बेंच ट्रैप लगा देंगे, यानी कि बीच में हम एक मजबूत कोई चट्टान या लकड़ी का स्ट्रक्चर बना के रख देंगे। ये टाइप का होता है। अब 10% स्लोप का क्या मतलब होता है? अगर हम 10 मीटर ऐसे ऐसे में चले, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 1 मीटर की ये कितना है? 10 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। अगर इतना स्लोप हो, यानी कि 10 मीटर चलते चलते 1 मीटर की ऊंचाई हमें मिल जाए वर्टिकल, ये 1 मीटर हो गया, हमने चला 10 मीटर, तो इस स्लोप को हम क्या बोलते हैं? 10% का स्लोप। समझ गए? तो ये 10% का स्लोप होता है। अगर मान लो हमने यहाँ 100 मीटर चला तो ये 10 मीटर का स्लोप हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे जो ऊंचाई होती है 10 मीटर हो जाएगी ऊंचाई, और ऐसे में चलेंगे तो हम 100 मीटर चलेंगे, तो ये 10% का स्लोप होता है। अगर 10% से ज्यादा का स्लोप रहेगा मिट्टी में तो हम एक बेंच ट्रैक लगा देते हैं। अब देखो अगला क्या है? कंटूर सिस्टम तो हो गया, उसके बाद ट्रायंगुलर सिस्टम। ये त्रिभुजाकार होता है। इन दिस सिस्टम ट्री आर प्लांटेड एज इन द स्क्वायर सिस्टम, बट द प्लांट इन द सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड such other alternate row are planted midway between the first, third and fifth, and such other alternate row. This system provide more open space for the tree and for intercrop. ये triangular system होता है, मतलब त्रिभुजाकार विधि होती है। पहली रो में मैंने ऐसे लगाया, दूसरी रो में मैंने इसके बीच बीच में लगाया, यहाँ के बीच में देख रहे हो, इन दोनों, इस पौधे और इस पौधे के बीच में मैंने यहाँ लगाया, फिर एक यहाँ, यहाँ और यहाँ लगा दिया, ऐसे ऐसे, फिर इसको यहाँ मैंने बीच बीच में लगाया। यही कह रहा है। तो जो दूसरा रो है ये वाला है, ये पहला रो है, तो ये पहले रो, पहला, तीसरा और पांचवा, ये पहला है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, और ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये दूसरे, चौथे, छठवें के बीच बीच में ये पहला, तीसरा और जो पांचवा रो होता है, इसमें पौधे को बीच बीच में हम लगाते हैं। ऐसे ऐसे में देखोगे तो ये सीधा सीधा दिखेगा। अगर ऐसे ऐसे में देखोगे तो सीधा तो दिखेगा, लेकिन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस काफी दूर दूर दिखेगी। अगर ऐसे देखोगे तो भी बहुत नजदीक नजदीक पौधे दिखेंगे। अब ध्यान से देखो, ये ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है इन दोनों पौधों के बीच में, लेकिन ऐसे में डिस्टेंस कम दिख रहा है। समझ पा रहे हो? इस टाइप का सिस्टम भी हम लगाते हैं, ट्रायंगुलर सिस्टम भी। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माय क्लास। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके सुझाव हों वो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।